अक्सर जब टीवी चालू करते हैं ना और संसद की कार्यवाही चल रही होती है तो हमें क्या नजर आता है? हाँ, बस एक बहुत बड़ा सा हॉल जहाँ नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, तीखी बहस चल रही है, वॉकआउट हो रहा है और कैमरे हर एक एंगल से बस उस ड्रामे को कवर कर रहे हैं। एकदम सही कहा। मतलब वो सब देखना काफी दिलचस्प तो होता है। हाँ, लेकिन ईमानदारी से कहें तो संसद अक्सर हमें किसी विशाल थिएटर के मंच की तरह लगती है, जहां सब कुछ बहुत भव्य है, लाउड है और काफी नाटकीय है। लेकिन किसी भी बेहतरीन नाटक की तरह असली काम उस मंच पर नहीं होता। असली काम तो पर्दे के पीछे होता है। सही बात है। जो असली रिहर्सल है, डायलॉग्स की एडिटिंग है या स्क्रिप्ट की एक एक लाइन तय करने का काम है, वो पर्दे के पीछे ग्रीन रूम में होता है। और यही ग्रीन रूम हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय है। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संसदीय समिति प्रणाली की, मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम की, जिन्हें कई बार मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। हाँ, मिनी पार्लियामेंट नाम तो बहुत सुना है। और आज की हमारी इस चर्चा की नींव कुछ बहुत ही प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है, जैसे एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी, डी बसु की प्रतिष्ठित रचनाएं और संविधान का बेयर एक्ट और एनसीईआरटी की किताबें भी हैं। हाँ, तो आज का हमारा मिशन सीधा सा है, ये समझना कि इस ग्रीन रूम के बंद दरवाजों के पीछे वास्तव में होता क्या है। बिल्कुल। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि जो कानून टीवी पर पास होते हुए दिख रहे हैं उन पर वहीं बहस हुई और वो झट से बन गए। हाँ, जो कि सच नहीं है। एकदम सच नहीं है। कोई भी कानून इतनी आसानी से नहीं बनता। एक एक शब्द पर जो माथापच्ची होती है ना, वो इन्हीं कमेटियों में होती है। लेकिन सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि क्या लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सांसदों वाले इतने विशाल सदनों में हर मुद्दे पर बात करना मुमकिन नहीं है? मतलब हमें इन छोटी कमेटियों की एक अलग टास्क फोर्स की जरूरत ही क्यों है? देखो, इसका सबसे सीधा कारण है समय की कमी। हाँ। और विषयों की जटिलता। अच्छा। हाँ, संसद के सत्र साल में केवल कुछ ही महीनों के लिए चलते हैं और उस सीमित समय में उनके पास काम का पहाड़ होता है। सही बात है। बजट भी पास करना है, सवाल जवाब भी करने हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा आज के दौर में कानून बहुत तकनीकी हो गए हैं। हाँ, तकनीकी कैसे? जरा सोचिए, अगर संसद में डेटा प्राइवेसी या साइबर सुरक्षा या किसी बहुत ही जटिल आर्थिक सुधार पर कोई बिल पेश होता है, तो क्या हर एक सांसद के पास उस विषय की गहरी तकनीकी जानकारी होगी? शायद नहीं। हर कोई तो साइबर एक्सपर्ट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। उन्हें विशेषज्ञों से बात करने की जरूरत होती है, डेटा का विश्लेषण करना पड़ता है और लंबी बहस करनी पड़ती है। हाँ। संसद के खुले और हंगामेदार सत्र में यह सब करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। तो मतलब ये कमेटियां एक तरह का शांत कमरा है। एकदम। इसीलिए ये समितियां बनाई जाती हैं ताकि बिना किसी राजनीतिक दबाव के गैर पक्षपाती तरीके से विषयों की चीर-फाड़ की जा सके। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर ये कमेटियां इतनी ही महत्वपूर्ण हैं और पर्दे के पीछे सारे महत्वपूर्ण फैसले ले रही हैं, तो क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने इन्हें कोई ठोस कानूनी ताकत दी है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब अगर मैं भारत का संविधान खोलूं तो क्या मुझे इस संसदीय समितियां नाम का कोई बड़ा सा स्पष्ट चैप्टर मिलेगा? मजेदार बात यही है कि ऐसा कोई सीधा विस्तृत चैप्टर आपको संविधान में नहीं मिलेगा। अरे सच में? हाँ, और ये सुनकर किसी को भी अचरज हो सकता है। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर इसे बहुत लचीला रखा ताकि समय के साथ संसद अपनी जरूरत के हिसाब से समितियां बना सके। अच्छा, तो ये अपनी मनमर्जी से चल रही हैं? वही नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये समितियां हवा में काम कर रही हैं। इनकी वैधता और ताकत मुख्य रूप से 3 संवैधानिक अनुच्छेदों से निकलती है। कौन से 3? सबसे पहले आता है अनुच्छेद 105, जो संसदीय विशेषाधिकारों यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करता है। विशेषाधिकार मतलब कि जो कानूनी सुरक्षा और बोलने की आजादी एक सांसद को संसद के फ्लोर पे मिलती है, वही आजादी इन कमेटियों की बैठकों में भी लागू होती है। सटीक फरमाया। वहाँ बोले गए किसी भी शब्द के लिए उन्हें किसी कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता। वाह, ये तो बहुत जरूरी है। दूसरा है अनुच्छेद 118, जो संसद के सदनों को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है। अच्छा, अपनी रूल बुक खुद लिखने की आजादी? हाँ, इसी शक्ति का इस्तेमाल करके लोकसभा और राज्यसभा की रूल बुक्स में इन समितियों का पूरा ढांचा खड़ा किया गया है।
और तीसरा प्रावधान कौन सा है? तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है अनुच्छेद 151। ये तय करता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी अपनी ऑडिट रिपोर्ट संसद के पटल पर रखेंगे। ओहो, सीएजी रिपोर्ट। हाँ, और इसी रिपोर्ट के आधार पर लोक लेखा समिति जैसी वित्तीय कमेटियों का काम शुरू होता है। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये समितियां बिना राजनीतिक शोर शराबे के काम करती हैं, एक ठोस संवैधानिक आधार के साथ। बिल्कुल। अच्छा, तो ये समितियां काम कैसे करती हैं? मेरा मतलब है जब कैमरे बंद होते हैं तो क्या सच में नेताओं का व्यवहार बदल जाता है? क्योंकि बाहर तो वे एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। कैमरे न होने का जादू ही यही है। ये समितियां पूरी तरह से गोपनीय रूप से काम करती हैं। मीडिया नहीं होता। हाँ, जब मीडिया का दबाव नहीं होता और जनता उन्हें लाइव नहीं देख रही होती तो सांसदों को अपनी पार्टी लाइन से हटकर सोचने का मौका मिलता है। मतलब सच में वहाँ वो मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक ही टेबल पर बैठते हैं और राजनीति करने के बजाय कानून की खामियों पर बात करते हैं। ये तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन है ना? वहाँ लक्ष्य एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि सर्वसम्मति से एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करना होता है। और एक बहुत दिलचस्प नियम यह भी है कि आमतौर पर मंत्री इन वित्तीय समितियों के सदस्य नहीं बन सकते। रुको, मंत्री इसका हिस्सा नहीं हो सकते? नहीं। ये तो बहुत बड़ा नियम है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार का कोई भी मंत्री खुद अपनी या अपने विभाग की जांच करने वाली समिति में नहीं बैठ सकता। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कहें कि हितों के टकराव को रोकने का शानदार तरीका है। बिल्कुल, आप खुद अपने काम का ऑडिट कैसे कर सकते हैं, इसीलिए मंत्रियों को इनसे दूर रखा गया है ताकि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो सके। अब चूंकि हमने जांच की बात छेड़ी दी है, तो चलिए उस विषय पर आते हैं जिसके बिना कोई भी देश या सरकार एक कदम भी नहीं चल सकती। और वो है पैसा। एकदम। नीतियां कितनी भी क्रांतिकारी हों, भाषण कितने भी ओजस्वी हों, लेकिन अगर बजट का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा हो तो सब व्यर्थ है। बिल्कुल व्यर्थ है। मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि वित्तीय नियंत्रण के लिए कुछ खास समितियां हैं। ये जनता के पैसे की निगरानी कैसे करती हैं? पैसे की पाई का हिसाब रखने के लिए मुख्य रूप से 3 बड़ी वित्तीय समितियां हैं। हाँ, और इस जानकारी को याद रखने के लिए मैं एक बहुत ही दिलचस्प सूत्र यानी निमोनिक पेश करना चाहूंगा। अच्छा, कौन सा सूत्र? इसे हम पेप यानी PEP कह सकते हैं, ताकि ये जो नाम है ना वो बोझिल ना लगे। PEP। हाँ, P से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, E से एस्टिमेट्स कमेटी और फिर P से पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान तरीका है याद रखने का। तो चलिए सबसे पहले P यानी PAC लोक लेखा समिति की बात करते हैं। हाँ, इसके बारे में काफी सुना है। ये सबसे पुरानी और शायद सबसे खौफनाक समिति मानी जाती है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका मुख्य काम है CAG की रिपोर्ट की जांच करना। तो इसका मतलब CAG सिर्फ एक रिपोर्ट बनाकर छोड़ देता है कि मान लो फला मंत्रालय ने पुल बनाने में 100 करोड़ ज्यादा खर्च कर दिए, और फिर PAC उस रिपोर्ट को आधार बनाकर असल काम शुरू करती है। एकदम सही। CAG का काम केवल ऑडिट करना है, लेकिन PAC उस ऑडिट रिपोर्ट को लेकर संबंधित मंत्रालय के बड़े-बड़े IAS अधिकारियों को तलब करती है। ओहो, मतलब सीधा अधिकारियों से सवाल जवाब? हाँ, अधिकारी PAC के सामने पसीने पसीने हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक-एक रुपए का हिसाब देना पड़ता है। क्या सवाल पूछते हैं वो? जैसे कि ये पैसा यहाँ क्यों खर्च हुआ, या टेंडर में गड़बड़ी क्यों हुई। इसीलिए PAC को सार्वजनिक व्यय का प्रहरी या वॉचडॉग कहा जाता है। यहाँ ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि मैंने स्रोतों में एक बात पढ़ी जो मुझे बहुत हैरान करती है। वो क्या? इस PAC का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्षी दल का ही कोई नेता होता है। बिल्कुल। अब आप सोचिए, सरकार हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और उस खर्च की जांच करने वाली सबसे बड़ी समिति का मुखिया सरकार का सबसे बड़ा विरोधी है। सुनने में अजीब लगता है ना? बहुत अजीब। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के CEO के खर्चों का ऑडिट उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से करवाया जा रहा हो। सरकार ने ऐसा होने क्यों दिया? देखो, ये रातों रात नहीं हुआ। शुरुआती वर्षों में सत्ता पक्ष का नेता ही इसका अध्यक्ष होता था। अच्छा, पहले सत्ता पक्ष का ही होता था? हाँ, लेकिन 1967 के आसपास हमारे लोकतंत्र में एक बहुत ही परिपक्व और स्वस्थ परंपरा की शुरुआत हुई कि PAC का अध्यक्ष विपक्ष से ही होगा। इसका कारण? इसका तर्क बहुत सीधा है।
अगर सरकार की ही किसी सांसद को सरकार के खर्चों की जांच करने का जिम्मा दे दिया जाए तो वो निष्पक्ष कैसे हो सकता है? सही बात है, वो तो अपने मंत्रियों को बचाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। विपक्ष का अध्यक्ष ये सुनिश्चित करता है कि सरकार के वित्तीय लेन देन की बेखौफ और निष्पक्ष जांच हो। ये जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी तय करने का एक बेहतरीन लोकतांत्रिक तरीका है। वाकई ये लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है। अब पीएससी तो खर्च होने के बाद जांच करती है, एक तरह का पोस्टमार्टम करती है। लेकिन उस समिति का क्या जो ये देखती है कि सरकार बजट में पैसे मांग ही सही रही है या नहीं? उसके लिए हमारे पास है पैप का ई यानी एस्टिमेट्स कमेटी, जिसे प्राक्कलन समिति भी कहते हैं। प्राक्कलन समिति, हाँ। इसका काम बजट के अनुमानों की जांच करना है। इसे अक्सर निरंतर अर्थव्यवस्था समिति भी कहा जाता है। निरंतर अर्थव्यवस्था? हाँ, क्योंकि ये साल भर ये देखती रहती है कि प्रशासन में पैसे को कैसे बचाया जा सकता है, फिजूल खर्ची कैसे कम की जा सकती है और कार्य कुशलता कैसे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इस एस्टिमेट्स कमेटी के ढांचे में एक बहुत अजीब बात है। क्या बात? इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी केवल लोकसभा से आते हैं। राज्यसभा का इसमें एक भी सदस्य नहीं होता। हाँ, ये सही है। ऐसा क्यों? क्या राज्यसभा के सांसदों को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं होती? अरे नहीं, समझ की बात बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से संवैधानिक अधिकारों का मामला है। अच्छा, कैसे? अगर आप हमारे संविधान के मूल ढांचे को देखें तो वित्तीय मामलों और बजट पर अंतिम नियंत्रण केवल लोकसभा का होता है। क्योंकि वो सीधे चुने जाते हैं। बिल्कुल। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुनकर आते हैं और लोकतंत्र में जनता के पैसे पर नियंत्रण उसी सदन का होना चाहिए जो सीधे जनता के प्रति जवाबदेह हो। यानी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत। एकदम सही, यही सिद्धांत यहाँ लागू होता है। इसीलिए प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सांसद बैठते हैं। ये बहुत ही तार्किक है। और पेप का आखिरी पी, तीसरी वित्तीय समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स यानी कोपू, हाँ, जहां पीएससी मंत्रालयों के खर्चे देखती है, वहीं ये समिति देश की सरकारी कंपनियों यानी पीएसयू पर नजर रखती है। जैसे LIC हो गई, ONGC या सेल हो गई, राइट? हाँ, बिल्कुल। ये समिति देखती है कि क्या ये कंपनियां कमर्शियल तरीके से और फायदे में काम कर रही हैं या सिर्फ सफेद हाथी बनकर जनता का पैसा डुबा रही हैं। साथ ही उनकी स्वायत्ता और दक्षता भी परखती है। चलिए, तो ये तो हो गई पैसे की निगरानी जी। लेकिन संसद का काम सिर्फ बजट पास करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आम नागरिकों की जिंदगी पर सीधा असर डालने वाले कानून रोज बन रहे हैं और कभी-कभी तो देश में ऐसे अचानक आए बड़े संकट खड़े हो जाते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की गई होती। सही कहा। उनके लिए व्यवस्था का एक अलग ही हिस्सा काम करता है। और यही मुझे लगता है कि ये सिस्टम सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। मैं इसे एक एनालॉजी से समझना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए सरकार एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कानून नाम का प्रोडक्ट बनाती है। अब कोई भी प्रोडक्ट सीधी फैक्ट्री से निकलकर ग्राहकों के हाथ में तो नहीं दे दिया जाता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर उसमें डिफेक्ट हुआ तो तबाही मच सकती है। बीच में एक क्वालिटी कंट्रोल विभाग होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि विभागीय रूप से संबद्ध स्थायी समितियां यानी DRSC हमारे लोकतंत्र का क्वालिटी कंट्रोल फिल्टर है? ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। ये समितियां तय करती हैं कि कोई भी कच्चा या जल्दबाजी में बना कानून पास ना हो जाए। तो इनकी शुरुआत कब हुई? 1993 में इनकी शुरुआत हुई। उससे पहले भारत में हर मंत्रालय के कामकाज पर बारीकी से नजर रखने का कोई ठोस सिस्टम नहीं था। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे सरकार का काम जटिल होता गया, ये महसूस किया गया कि हमें अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग स्थायी समितियां चाहिए। आज हमारे पास कुल 24 DRSC हैं। 24? हाँ, जिनमें से 16 लोकसभा के अधीन काम करती हैं और 8 राज्यसभा के। हर मंत्रालय किसी न किसी समिति के दायरे में आता है। तो जब कोई बिल आता है तो वो सीधे पास नहीं होता है? नहीं, अक्सर नहीं। जब सरकार कोई नया बिल संसद में पेश करती है, मान लीजिए मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव का बिल, तो उसे तुरंत पास करने के बजाय अक्सर संबंधित DRSC के पास भेज दिया जाता है। और इसके कामों को याद रखने के लिए मैंने एक और सूत्र तैयार किया है, GBAR यानी ZBAR। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। हाँ, G से ग्रांट्स यानी अनुदान की मांगों की जांच, B से बिल्स यानी बिलों की जांच, A से एनुअल रिपोर्ट्स जो वार्षिक रिपोर्ट आती हैं, और R से रिव्यू पॉलिसीज यानी दीर्घकालिक नीतियों की समीक्षा करना। बिल्कुल सटीक। ये समितियां उस बिल का या उस नीति का एक एक पन्ना खंगालती हैं और सबसे अहम बात, वे केवल सांसदों तक सीमित नहीं रहती।
मतलब बाहर के लोगों को भी बुलाती है? हाँ, वे सड़क सुरक्षा के विशेषज्ञों, ऑटोमोबाइल कंपनियों के नुमाइंदों, एनजीओज और आम जनता से सुझाव मांगती हैं। ये तो बहुत व्यापक काम है ना? मान लीजिए नई शिक्षा नीति आए तो ये समितियां शिक्षाविदों को बुलाकर पूछेंगी कि अगले 20 साल में इसका क्या असर होगा। ये इतना बारीक काम है जो संसद के शोर शराबे के बीच कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया रोजमर्रा के कानूनों का क्वालिटी कंट्रोल। बिल्कुल। लेकिन तब क्या होता है जब सिस्टम ही क्रैश कर जाए? मतलब मान लीजिए देश में अचानक कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय घोटाला सामने आ जाए, कोई ऐसा मुद्दा जिस पर पूरे देश में हंगामा मचा हो, तब ये नियमित स्थायी समितियां काम नहीं आती है ना? हाँ, ऐसे असाधारण समय के लिए एक असाधारण टूल का इस्तेमाल होता है जिससे तदर्थ या एड हॉक कमेटियां कहते हैं। एड हॉक कमेटियां। और इनमें सबसे मशहूर है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या जेपीसी। ये कोई स्थायी समिति नहीं है जो साल भर काम करे। तो ये कब बनती हैं? यहाँ सबसे रोचक बात ये है कि जब कोई बड़ा संकट आता है, केवल तभी उस विशिष्ट मामले की जांच के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर जेपीसी बनाई जाती है। ये अस्थायी होती हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें और कुछ उदाहरणों पर नजर डालें जो हमारे स्रोतों में भी हैं, तो हम पाते हैं कि देश के कुछ सबसे बड़े मामलों में जेपीसी का गठन हुआ है। बिल्कुल। जैसे 1980 के दशक के अंत में रक्षा सौदों से जुड़ा बोफोर्स मामला, हाँ, या 1990 के दशक की शुरुआत में शेयर बाजार को हिला देने वाला हर्षद मेहता स्कैम, या फिर 2000 के दशक का 2G स्पेक्ट्रम का मामला। और इन ऐतिहासिक उदाहरणों में जेपीसी बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये मामले किसी एक मंत्रालय तक सीमित नहीं थे। इनका दायरा बहुत बड़ा था। बिल्कुल। हर्षद मेहता स्कैम में वित्त मंत्रालय, बैंकिंग सेक्टर, रिजर्व बैंक सब शामिल थे। 2G मामले में टेलीकॉम विभाग, वित्त मंत्रालय और कई प्राइवेट कंपनियां शामिल थीं। एक आम डीआरएससी के पास इतनी व्यापक जांच करने का अधिकार नहीं होता। तो जेपीसी के पास क्या खास ताकत होती है? जेपीसी के पास ये शक्ति होती है कि वो किसी भी शीर्ष अधिकारी, बैंक के गवर्नर या जांच एजेंसियों के प्रमुखों को तलब कर सकती है, उनसे सबूत मांग सकती है और एक बहुत ही व्यापक स्तर पर सच्चाई का पता लगा सकती है। और जांच के बाद? जांच पूरी होने और रिपोर्ट सौंपने के बाद जेपीसी स्वतः भंग हो जाती है। अच्छा, ठीक है। अब मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि अब तक हमने जो भी चर्चा की है उससे ऐसा लग रहा है कि हमारा ये ग्रीन रूम एकदम परफेक्ट है। मतलब समझदार सांसद बंद कमरों में बैठते हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं और एकदम शानदार नीतियां बनाकर देश को सौंप देते हैं। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर ये कमेटियां इतनी ही ताकतवर और अचूक हैं, तो फिर हमारा सिस्टम में इतनी खामियां क्यों हैं? खराब कानून पास क्यों हो जाते हैं? क्या सरकार सच में हमेशा इनकी बात मानती है? ये सिर्फ एक दिखावा है? एक मिनट, इसका मतलब है कि एक समिति ने महीनों की मेहनत की, दर्जनों विशेषज्ञों को बुलाया, सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट तैयार की और अंत में सरकार उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल सकती है। हाँ। क्या वे सरकार को अपनी बात मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते? कानूनी रूप से बिल्कुल नहीं। सरकार उन सिफारिशों को स्वीकार करने या खारिज करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये सरकार और संसद के विवेक पर निर्भर करता है और यही कारण है कि कई आलोचक इन्हें बिना दांत का शेर भी कहते हैं। ये तो बहुत ही निराशाजनक है। ये तो फिर बहुत महंगे इको चैम्बर्स बनकर रह गए, जहां बहस तो खूब होती है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। दुर्भाग्य से कई बार ऐसा ही होता है। इसके अलावा मैंने स्रोतों में एक और बहुत बड़ी खामी पड़ी। क्या? मान लीजिए सरकार को कोई कानून बहुत जल्दबाजी में पास कराना है और वो नहीं चाहती कि ये समितियां उस पर कोई सवाल उठाएं, तो सरकार क्या करती है? वो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस का रास्ता अपनाती है। हाँ, अध्यादेश एक ऐसा टूल है जिसे आपातकालीन स्थितियों के लिए बनाया गया था, लेकिन हाल के वर्षों में इसका इस्तेमाल नियमित कानूनों को पास कराने के लिए होने लगा है। तो इससे समितियां कैसे बाईपास होती हैं? जब सरकार अध्यादेश लाती है तो कानून तुरंत लागू हो जाता है और समितियों के पास उस पर विचार करने का कोई मौका ही नहीं बचता। वे पूरी तरह से बाईपास हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि एक और बड़ी समस्या ये भी है कि भारत में हर बिल को इन कमेटियों के पास भेजना अनिवार्य ही नहीं है ना? एकदम सही। अमेरिका या ब्रिटेन की संसदों में हर बिल समिति के पास छानबीन के लिए जाता ही है, अनिवार्य रूप से। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ये स्पीकर या चेयरमैन के विवेक पर या फिर सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है
कि वे बिल को DRSC के पास भेजना चाहते हैं या नहीं। कई महत्वपूर्ण बिल बिना किसी समिति की जांच के सीधे सदन में ध्वनि मत से पास हो जाते हैं। ये तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के बाहर से प्रोडक्ट को सीधे बाजार में उतारने वाली बात होगी। बिल्कुल। और जब बैठकों की बात आती है तो मैंने पढ़ा है कि सदस्यों की उपस्थिति भी एक बड़ा मजाक है। हाँ, कोरम यानी न्यूनतम सदस्य संख्या पूरी न होने के कारण कई बार बैठकें रद्द करनी पड़ती हैं। समय नहीं है नेताओं के पास। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या रिसर्च सपोर्ट की भी है। रिसर्च सपोर्ट मतलब? हमारे सांसदों के पास विषय विशेषज्ञों या नीति विश्लेषकों की कोई बड़ी फौज नहीं होती। उन्हें अपने सामान्य सचिवीय स्टाफ के भरोसे काम करना पड़ता है। अरे ये तो बड़ी दिक्कत है। अब आप सोचिए, कोई बड़ी टेक कंपनी अपना कानूनी दांवपेच लेकर आ रही है और हमारा सांसद बिना किसी मजबूत रिसर्च टीम के उस जटिल बल को समझने की कोशिश कर रहा है। ये तो एक असमान लड़ाई है, बिल्कुल बराबरी की बात ही नहीं है। तो फिर इस सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या सुधार सुझाए गए हैं हमारे स्रोतों में? पहला और सबसे बड़ा सुधार तो यही है कि बिलों को समितियों के पास भेजना अनिवार्य किया जाना चाहिए। केवल कुछ बहुत ही विशिष्ट मामलों को छोड़कर हर बिल DRSC से होकर गुजरना ही चाहिए। बिल्कुल, ताकि हर कानून छन कर आए। दूसरा, इन कमेटियों को मजबूत रिसर्च स्टाफ, कानूनी विशेषज्ञ और नीति विश्लेषक मुहैया कराए जाने चाहिए, अमेरिका और ब्रिटेन की तरह। हाँ, ताकि वो बराबरी से बात कर सकें। और तीसरा सुधार? और तीसरा, सरकार के लिए एक तय समय सीमा होनी चाहिए। अगर समिति ने कोई सिफारिश दी है तो सरकार को 3 महीने के भीतर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी चाहिए। एक्शन टेकन रिपोर्ट? हाँ, कि उन्होंने क्या माना और जो नहीं माना उसके पीछे का ठोस कारण क्या है। बैठकों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। बिल्कुल, जवाबदेही केवल रिपोर्ट सौंपने पर खत्म नहीं होनी चाहिए, उस रिपोर्ट पर होने वाले एक्शन तक जानी चाहिए। एकदम सही कहा आपने। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें तो एक बात स्पष्ट है, भले ही इन समितियों की सिफारिशें सिर्फ सलाहकार हों, भले ही सरकार इन्हें बाईपास करने के तरीके निकाल ले, लेकिन आज के इस जटिल शासनकाल में ये समितियां केवल कागजी औपचारिकता नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो असल ग्रीन रूम है जहां लोकतंत्र वाकई में सांस लेता है। ये विपक्ष को एक मंच देती हैं और कार्यपालिका पर लगातार एक नैतिक और प्रक्रियात्मक दबाव बनाए रखती हैं। सहमति है। ये समितियां ही हैं जो इस बात की गारंटी देती हैं कि नीतियां सिर्फ बहुमत के दम पर ना थोपी जाएं, बल्कि उनके पीछे तर्क, तथ्य और गहन विचार विमर्श हो। बिल्कुल, इनके बिना हमारी संसद शायद सिर्फ एक शोर शराबे वाला थिएटर बनकर रह जाएगी। सही बात है। और इस पूरी चर्चा के बाद मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो हमें भविष्य के लोकतंत्र की शक्ल के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। अच्छा, वो क्या? आज हमने देखा कि कमेटियां तब काम आती हैं जब आम सांसदों के पास तकनीकी समझ या समय की कमी होती है। लेकिन एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जो अब बहुत करीब आ चुका है, जब संसद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चेतना, मतलब AI कॉन्शियसनेस या डीप फेक के एल्गोरिदम या जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे विषयों पर कानून बनाने होंगे। बाप रे, वो तो बहुत ही जटिल विषय हैं। बिल्कुल, ये विषय इतने जटिल हैं कि शायद एक आम फ्लोर डिबेट में इन पर बात करना ही निरर्थक हो जाए। क्या उस भविष्य में इन सलाहकार समितियों की सिफारिशों को मानना सरकार के लिए महज एक विकल्प की जगह अनिवार्य कर देना पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया की जटिलता इतनी बढ़ जाएगी कि भविष्य का पूरा लोकतंत्र संसद के विशाल सदन से खिसककर पूरी तरह इन्हीं बंद कमरों वाली विशेषज्ञों से भरी कमेटियों के ग्रीन रूम में सिमट जाएगा? वाकई ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। इसी सवाल के साथ हमारा आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।